मैं युवाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि ध्रुव राठी के उन्हीं वीडियो को आप एक बार फिर से देखो और उसको गूगल से रिकन्फर्म कर लो। उसमें जितने भी डेटाज दिए हुए हैं वो विवादास्पद हैं, जितनी फिगर्स दी हुई हैं वो ब्रेन वॉशिंग है। आप अगर उनके वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ युवाओं को मनोबल गिराने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। नमस्कार, नमो नारायण। सनातन की जीत की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जो संकल्प हमने मिलकर लिया था उस संकल्प की यात्रा का प्रारंभ मंगलमय है, लेकिन अब समय है आत्मचिंतन का, विवेचन का और उन षड्यंत्रों का जिन्होंने इस देश को नीचे गिराने में एक भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने की एक विधिवत सुपारी दी गई थी और इस सुपारी को पूरे इंटरनेशनल रैकेट ने एक पूरे अच्छे प्लान की तरह एग्जीक्यूट भी किया। और अगर हम सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो इस मोदी को हराने की सुपारी के आगे आगे आप थी, यानी कि केजरीवाल की सरकार की आप। और इस आपके साथ की जो टीम का मास्टरमाइंड, कभी उनके साथ सोशल मीडिया का काम करने चुके, उनके लिए वीडियो बना चुके, फिर उन वीडियो को डिलीट कर चुके, उन वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर चुका, ऐसा एक व्यक्ति, विवादास्पद वर्ण संकर प्रजा का राठी, ध्रुव राठी। आपको नाम से यह व्यक्ति हिंदू लगेगा, लेकिन सावधान, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये प्लांटेड आदमी है और ये जॉर्ज सोरस का पाला हुआ जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। इस इंसान ने भारत के स्वाभिमान को, भारत के सनातन को नीचे करने के लिए एक भी अवसर नहीं छोड़ा। मैं इसके सब वीडियो देख रहा था और आप भी देख रहे थे, और हमारे युवाओं को इसने मिसगाइड करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो डिक्टेटर की हेडलाइन के ऊपर हो, चाहे वो बेरोजगारी के ऊपर हो, चाहे वो अन्य टाइटल्स के ऊपर हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया वो क्या इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर था जिसको इतनी व्यूज मिलनी चाहिए थी? नहीं। ध्रुव राठी के वीडियो को ज्यादा पाकिस्तानियों ने व्यूज दिला करके ऊंचा किया था, क्योंकि पाकिस्तान में रीतसर आईएसआई ने उसके वीडियो को फंडिंग की हुई है। साथ साथ के जॉर्ज सोरेस के फंडिंग से ध्रुव राठी और टीम ने अपने काम को प्रो हिंदूवादी, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाने के लिए यही हिंदू नाम ध्रुव राठी का इस्तेमाल किया, जबकि उसकी पत्नी क्रिश्चियन है और उसके बाकी भी रिश्ते बहुत ही विवादास्पद हैं। आप अगर उनके वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ युवाओं को मनोबल गिराने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, सावधान इसलिए भी होना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर यही मोदी को हराने वाली जो टीम प्लान कर रही थी, जिसने सुपारी दी थी, ये ध्रुव राठी को राजनीतिक नेता केजरीवाल की तरह भी प्लांट कर सकते हैं। लेकिन सावधान हो जाना है हमें, क्योंकि एक और केजरीवाल पैदा हो रहा है। भगवान करे कि हमारी एजेंसियां अपने अच्छे काम के लिए जैसे समय से काम कर रही हैं वो काम करें, और ये इस तरह के देशद्रोही, समाजद्रोही लोग जल्द से जल्द पकड़े भी जाएं। मुझे गर्व है कि हमारे सनातन भारत में आज भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके उसके कब्र को खोदा और उसकी सारी डिटेलिंग पे कई वीडियोस भी बनाई। उसमें एल्विश यादव का भी नाम आता है। मैं एल्विश यादव को व्यक्तिगत रीत से भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह का रिसर्च, एनालिसिस और रिपोर्टिंग उसने की है, काबिल तारीफ है। मैं जो आपसे कंटेंट आज शेयर कर रहा हूं उसमें ध्रुव राठी एक हिंदुत्व का चेहरा खुद को बताता है, लेकिन वो गेरुआ पहने हुए जो गमछे वाले हैं उनको वो छपरी कहता है। आप सोचो, वो जब औरंगजेब की बात करता है तो औरंगजेब को सेक्युलर कहता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति तक भी संबोधन करने में उसके जीभ में कीड़े पड़ते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उसको अपने स्वाभिमान, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर कितना भरोसा और श्रद्धा होगी। ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति एक वीडियो में कहता है कि अल्लाह अकबर कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्लाह अकबर मतलब है भगवान श्रेष्ठ है। नहीं, यही इन्फ्लुएंसर लोगों का काम होता है। अल्लाह अकबर को गूगल करके आप ट्रांसलेशन देखोगे तो इसका अर्थ मात्र इतना है कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी तो हम गिनते ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, अल्लाह अकबर बस। लेकिन ध्रुव राठी की नज़र में ये सेक्युलर है। जो जय श्री राम कहते हैं उसको वो छपड़ी कहता है। क्या कारण रहा कि ध्रुव राठी को प्लांट करना पड़ा जॉर्ज सोरेस को? रीजन,
ये कहानी स्टार्ट होती है 2004 से, जब यूपीए की सरकार पहली बार आएगी। फिर ये सरकार आने का कारण बना था, उसके पहले एनडीए के अंदर कुछ टीम वर्क ठीक न होने से अटल जी की सरकार रिपीट नहीं हो पाई। यही 2004 की सरकार यूपीए 2009 में फिर आती है और विदेशी ताकतों को लगता है कि भारत के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम होने जा रहा है, कोई नेतृत्व नहीं है। तब 2006 में ये फंडिंग करती हुई लॉबी $100 मिलियन जॉर्ज सोरेस ने इस देश को बर्बाद करने के लिए, मतलब 8,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया। और इस फंडिंग से पहला नेता, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन, जब मैं क्रिप्टो क्रिश्चियन कहूं तो जीसस से इसको जोड़ना मत, क्रिश्चियन मिशनरी से जोड़ना। तो ये फर्स्ट क्रिप्टो क्रिश्चियन जो दिखाता है खुद को हनुमान चालीसा करता हुआ, केजरीवाल, उसको प्लांट किया जाता है पॉलिटिकल एरिना में एज अ नेता। 2006 से उसकी यात्रा आगे बढ़नी शुरू हो जाती है और विदेश में बैठे उसके आकाश ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि लगभग 2014 में केजरीवाल किसी न किसी तरह से दिल्ली की सत्ता तक पहुंच ही जाएगा। और उसके लिए आम जनता का जो मुहिम था करप्शन के खिलाफ, मैं हूं आम आदमी, अन्ना हजारे, उस मुहिम को भी किसी तरह से हाईजेक कर लिया गया और जनता के दिल में, पढ़े लिखों के दिल में केजरीवाल के लिए जगह बना दी गई। केजरीवाल को अपना हिडन एजेंडा बिल्कुल पता था कि उसको क्या करना है, कब करना है, किससे करना है, कैसा करना है। यही कारण रहा कि पंजाब के चुनावों के अंदर भी उस पर जो आरोप लगे हैं कि उसने खालिस्तानियों से फंडिंग ली है, और वो कहने वाला भी उनका ही लीडर है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि राम जी के राज्य में आप सोचो एक होता दूसरा है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जब इन फिरंगियों ने जो प्लान किया था कि भारत देश पर वो एक देशी चमड़ी का व्यक्ति बिठाएंगे जो दिखेगा तो हमें हिंदू शेर, लेकिन उसके अंदर होगी क्रिप्टो क्रिश्चियन लोमड़ी यानी केजरीवाल, वो फेल कैसे हो गया कि गुजरात से बढ़ता हुआ असली शेर गिर का नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ते हुए सत्ता के गलियारों में प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनते हुए भी, अगर आपको याद हो, अमेरिका ने उनको वीजा देने से उन वक्त मना कर रखा था। और इसके मजे कौन ले रहा था? राहुल बाबा की पार्टी। क्यों? मैं आपको बताऊंगा कि ये राहुल बाबा की पार्टी का भी जॉर्ज सोरेस से क्या संबंध है। मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा कि जॉर्ज सोरेस के लिए कभी मनमोहन सिंह, हाँ वही मूक मनमोहन सिंह जी की बेटी भी काम कर चुकी है। तो ये चोर मौसेरे भाई सब आपस में बंधे हुए थे। ये बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया और हिंदुओं को ठिकाने लगाने के लिए राम मंदिर के ऊपर जो निर्णय आने वाला था उसको रोकने का हर प्रयास, आप जानते हैं, कपिल सिब्बल और टीम ने खूब किया। लेकिन राम जी की जो इच्छा थी वो सर्वोपरि थी। 2014 में मोदी जी के वहां पहुंचने के बाद भी फिरंगियों ने ये नहीं सोचा कि मोदी जी इतने खतरनाक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और मोदी जी ने वो कर दिखाया। 2019 में मोदी जी ने फिर करिश्मा कर दिखाया और अब विदेशी लॉबी बहुत बहुत परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? क्योंकि भारत देश के अंदर भारत के जो किसान अनाज पैदा कर रहे थे, तब भी हम सारी दालें कनाडा से इंपोर्ट कर रहे थे। वो सारी दालें जो कनाडा से हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको पैदा कौन कर रहा था? वैंकूवर में बसे हुए हमारे सिख भाई। लेकिन अगर वहां की दालें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कनाडा की सारी इकोनॉमी रास्ते पे आ जाएगी। मोदी जी ने आखिरी कील कफन में वो भी ठोक दी कि भारत के किसानों को उन्होंने तेलियन और दालों की खेती करने के लिए एनकरेज किया और दालें भारत में पैदा होने लगी। दालें भारत में पैदा होने लगी तब ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों को ये कहा कि अब आप हमारे काम के नहीं हो, इसीलिए आप कुछ भी करो। सीएए, एनआरसी और ये जो किसान आंदोलन आपने देखा, ये आंदोलन उसी फंडिंग का नतीजा था। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत रोड्स को ब्लॉक किया गया, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया गया, और इसमें कुछ पत्रकार, हाँ हिंदी पत्रकार भी इसमें शामिल हैं, जिनको मैं बोलता हूं लिब्रांडू। ये लिब्रांडुओं ने पैसे लिए और उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाते हुए ऐसे दिखाया कि जैसे मोदी सरकार बहुत अन्याय कर रही है, और हिंदुओं से उनके वोट काटने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन सनातन धर्म की ये विशेषता रही है और हिंदू जनमानस के हृदय की ये विशेषता रही है कि वो जब निर्णय कर ही लेता है तो कर ही लेता है। ये बहुत निर्णायक चुनाव था 2024 का। अगर 2024 का चुनाव मोदी जी कहीं थोड़ा आगे पीछे हो जाते तो भारत अपने आप स्वतः ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की शुरुआत कर लेता। कैसे?
अगर आपको याद हो तो वो वीडियो देख लो जिसमें केजरीवाल कहता है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। उसको जेल जाना ही था, जाना ही पड़ेगा और गया भी। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए आप सीन को उल्टा कर देंगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो सारा इंडी गठबंधन दिखाता था कि हम सब साथ साथ में हैं, वो सचमुच में साथ साथ में थे? नहीं। इंडी गठबंधन की अपनी आंतरिक कलह ने ही उसको बर्बाद कर दिया, उसकी कब्र स्वयं खोदी उसने। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर केजरीवाल के बाहर आने से किसी को घाटा हुआ तो कांग्रेस को हुआ, क्योंकि केजरीवाल सीधे सीधे फक्त 2 या 3 सीट ही दिल्ली की बीजेपी से सीधे टकराव में था, बाकी सीटें पंजाब की तो वो कांग्रेस से लड़ रहा था। अब मजे की बात यह है कि उसको केस भी कौन लड़ रहा था? मनु सिंघवी। मनु सिंघवी कौन है? कांग्रेस का ही। लेकिन कांग्रेस के मनु सिंघवी ने क्यों केजरीवाल को सपोर्ट किया? क्योंकि राज्यसभा की सीट मनु सिंघवी हार चुके थे। वो मलाल, वो जख्म हरा था। प्लस केजरीवाल ने जो कांड हुआ वो मारधाड़ वाला, आपको पता है, उसमें उनको राज्यसभा सीट के देने की बात हुई। वो तो आने वाला समय आपको दिखेगा भी कि कौन उस पार्टी से त्यागपत्र देगा और कौन आगे जाएगा। कैसे कैसे धीरे अब सरकार सारी फाइलें खोल दी जाएगी। लेकिन मैं युवाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि ध्रुव राठी के उन्हीं वीडियो को आप एक बार फिर से देखो और उसको गूगल से रिकन्फर्म कर लो। उसमें जितने भी डेटाज दिए हुए हैं वो विवादास्पद हैं, जितनी फिगर्स दी हुई हैं वो ब्रेन वॉशिंग है। वो एक धरे की मीडिया, विदेशी मीडिया, पालतू मीडिया, पेड मीडिया या लिब्रांडू मीडिया का ही वचन है। अगर आप देखोगे कि जो भाषण खड़गे देंगे वही ध्रुव राठी के वीडियो में आता था, जो भाषण केजरीवाल देने वाले होते थे वही भाषण आप ध्रुव राठी के वीडियो में देखोगे। हमारी पैनी नजर थी इन पर, लेकिन हमें भरोसा था भारत के जनमानस पर कि आप ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे, और वो दिया भी। हालांकि युवाओं को बरगलाना, उनका आत्मविश्वास कम करना, ये तो उसका रहा ही। ये देखा जाए तो ध्रुव राठी एक ऐसे ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था जिसमें विवादास्पद और नाम भी हैं। आप 3-4 नामों को नोट करें। एक है आदिल आमीन। आदिल आमीन ये वो चेहरा है जो इसी गैंग का एक हिस्सा है। एक और नाम है, वो नाम है उमर खालिद। याद आ गया, टुकड़े टुकड़े गैंग। उसी टुकड़े टुकड़े गैंग का एक और सदस्य है बांसुरी वाला कन्हैया, जो दिल्ली से लड़ा। ये वो लोग हैं जो आपस में मिलकर के सरकार को, कहते हैं ना, डिस्टर्ब करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। एसएफआई और डीवाईएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और डीवाईएफआई के 50 बच्चे जिन्होंने ब्राजील के एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया था, उनको डायरेक्ट एनकरेज करने के लिए ध्रुव राठी का नाम आया हुआ है सोशल मीडिया में, और इसके साथ आदिल आमीन का भी नाम है। कारवां ए मोहब्बत एनजीओ जो है वो आदिल आमीन चलाता है। नाम से तो आपको पता ही पड़ गया कि यह मोहब्बत वाले, पीस लविंग कम्युनिटी, सबका मालिक एक, इस तरह के। और इसमें एक विवादास्पद नाम, खतरनाक, बहुत खतरनाक, वो है टीएस हर्षमंदर। हर्षमंदर वो नाम है जो आपको दिखता तो हिंदू है, लेकिन भूलना मत ये वही व्यक्ति है जिसने सोनिया गांधी के दिमाग में वो कीड़ा डाला था कि जाते जाते वो बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो गया होता तो आज हिंदू अपने ही देश के अंदर शरणार्थी होता। उस बिल के अंदर ऐसा था कि माइनॉरिटी कुछ भी कर सकती है, मतलब मुसलमान इस देश का आपको मार सकता है, पीट सकता है, माँ बहनें घर से उठा सकता है, हिंदू उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बिल बनाने वाला व्यक्ति हर्षमंदर है। हर्षमंदर यूपीए सरकार का इंटीग्रल पार्ट माना जाना चाहिए और सोनिया गांधी की एडवाइजरी बोर्ड का खासम खास। आप समझ गए ये लिम्बराडुओं की टीम। मैं अगर नाम लेता जाऊं तो उसमें तीस्ता सतलवाड़ भी आ जाएगी, लेकिन तीस्ता सतलवाड़ तो कल का बुझा हुआ चिराग है, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप उसके बारे में जानते ही हो। कुल मिलाकर के ये जो आपने देखा था ना, हमारे राहुल बाबा चलते थे भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा का डिजाइन विदेश में बना था और इसकी फंडिंग भी सोशल मीडिया में, ऐसा आरोप है, विदेश से हुई है। और इस यात्रा को गाइड करने वाले हर्षमंदर भी थे, आदिल आमीन भी थे, इसके मीडिया को संभालने के लिए कहीं ना कहीं ध्रुव राठी इनडायरेक्टली थे। कुल मिलाकर के ये आपस में मिलकर के काम कर रहे थे
और राहुल गांधी को जो इनपुट्स दी जा रही थी वो इन टीम के द्वारा दी गई थी। आप सोचोगे क्या राहुल गांधी को अपनी बुद्धि नहीं है? अब आप ऐसे प्रश्न मुझसे मत पूछा करो। अगर उनको अपनी बुद्धि होती तो कम से कम आलू से सोना नहीं बनता। हर्ष मंदर ने सीएए एनआरआई को भी जो मैनेज किया था पूरे मूवमेंट को, बहुत एग्रेसिव तरीके से किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मणिपुर के ऊपर जो दंगे हुए उनके ऊपर भी इन लिब्रांडुओं ने इतना हल्ला मचाया कि यूनाइटेड नेशंस तक में यह मुद्दा आया। यह मुद्दा क्रिश्चियन का मुद्दा है। आप भूल जाओगे, एक वीडियो मैं आपको विशेष इस पे बनाऊंगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश की जमीन को काट करके एक क्रिश्चियन देश बनने जा रहा है, जो अमेरिका चाहता है। मणिपुर के दंगे उसी जमीन से जुड़े हुए दंगे हैं जो भारत के मिजोरम से क्रिश्चियन, मणिपुर के क्रिश्चियन और बांग्लादेश की उस जमीन को बनाने का नए देश को लेकर के बात चल रही है। यहां पर अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता है। उस चीज को उजागर करने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने साहस दिखाया, लेकिन ये पूरा जो जॉर्ज सोरेस और टीम और ये लिब्रांडुओं की टीम ने मणिपुर के दंगों को आगे जाकर के भारत के मिजोरम से भी कटवा करके एक नए देश के निर्माण का भी कार्य करने का प्रारंभ कर दिया। अभी आने वाले दिनों के अंदर एनआईए, सीबीआई, ईडी और सबसे बेहतरीन हमारी रॉ, उसका काम बनता है कि ऐसे देशद्रोहियों को घर में घुस के मारे। और मैंने जैसे कि कहा हुआ है कि संत सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं होता है, वो राष्ट्रवादी सोच के लिए होता है। अगर राष्ट्र रहेगा तो सनातन रहेगा, सनातन रहेगा तो हम रहेंगे। अगर ये भगवा पहनना का अगर अधिकार हमें मिलता है तो ये सनातन भूमि पे मिलता है, और इस भूमि के लिए हर संत को भी राष्ट्रवादी विचारधारा का होना चाहिए। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको ये वीडियो लाइक करो या इसको आप सब्सक्राइब करो, लेकिन आपको लगता है कि कहीं पे आप इस देश के ऋणी हो, राष्ट्रवाद की सोच है आपके पास, तो कम से कम 5 ऐसे राष्ट्रवादी लोगों तक की वीडियो पहुंचाने का साहस करोगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।